नमस्कार साथियों। पिछले व्याख्यान में हमने ब्रिटिश शासन व्यवस्था में लोक सेवकों की भूमिका के संबंध में बात की थी, उनकी प्रमुख विशेषताओं और उनके नवीन उभरते हुए तानाशाही स्वरूप के संबंध में बात की थी। उसी कड़ी के तहत आज के इस व्याख्यान में हम ब्रिटिश दलीय व्यवस्था के संबंध में बात करेंगे कि किस प्रकार राजनीतिक दलों के माध्यम से शासन व्यवस्था को, विशेषकर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को संचालित करने में सहयोग प्राप्त होता है, उसके संबंध में हम विस्तृत बात करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। ब्रिटिश दलीय व्यवस्था। लोकतंत्र की सफलता के लिए राजनीतिक दलों का होना अपरिहार्य है। उनकी अनुपस्थिति में सुव्यवस्थित लोकतांत्रिक व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती। यदि दलों को शासन का चतुर्थ अंग भी कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और वैसे भी राजनीतिक दल को या दलीय व्यवस्था को शासन का चतुर्थ अंग कहा जाता है, फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट कहा जाता है। आपको ये ध्यान रखना होगा। मीडिया को भी कहा जाता है और राजनीतिक दलों को भी कहा जाता है। मुनरो कहते हैं कि दलीय शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का ही दूसरा नाम है। यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में दलीय व्यवस्था होना अनिवार्य है, अपरिहार्य है। लॉस्की कहते हैं कि ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली की सफलता का रहस्य वहां की सुव्यवस्थित दलीय व्यवस्था में ही निहित है। यानी जो संसदीय व्यवस्था सफलतापूर्वक ब्रिटेन में संचालित हो रही है, उसका मुख्य श्रेय दलीय व्यवस्था को लॉस्की ने दिया है। लॉर्ड ब्राइस कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति ने यह नहीं बताया कि राजनीतिक दलों के अभाव में लोकतांत्रिक व्यवस्था को कैसे चलाया जा सकता है, कैसा चलाया जाएगा। तो इन सब परिभाषाओं से, इन सब कोटेशन से ये स्पष्ट हो जाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक दलों का बहुत महत्व है। राजनीतिक दल से अभिप्राय। राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह होता है जो कुछ विशेष सिद्धांतों पर एकमत होते हैं। अपने संयुक्त प्रयत्नों से वे राष्ट्रीय हितों को उन्नत करने का प्रयास करते हैं। सामान्यतः राजनीतिक दलों के निम्न प्रमुख लक्षण होते हैं। पहला, राजनीतिक दल के सदस्यों में स्पष्ट नीतिगत एवं सैद्धांतिक सहमति होनी चाहिए। एक तो उनमें नीतिगत और सैद्धांतिक सहमति होती है, तभी तो ये लोग एक सिद्धांत से जुड़े हुए, एक नीतिगत से जुड़े हुए एक जगह इकट्ठे होते हैं और वो एक दल के रूप में रजिस्टर्ड होते हैं और एक दल के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाते हैं। दूसरी विशेषता, उस दल के सभी सदस्य एक इकाई के रूप में मिलकर काम करते हैं। यानी सभी सदस्य एक इकाई के रूप में मिलकर काम करते हैं, एक कड़ी के रूप में मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे से सहयोग करते हुए काम करते हैं। तीसरा लक्षण है, दल के सभी सदस्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सुधार के प्रति एकमत होते हैं। जो देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रकार की जो व्यवस्थागत खामियां हैं, उनमें सुधार के लिए दल के सभी सदस्य एकमत होते हैं। चौथा, दल के सदस्यों में निश्चित अनुशासन के नियम होने चाहिए। यानी जो उनका दलीय अनुशासन होता है, दलीय अनुशासन के जो नियम होते हैं, उनका पालन करना अनिवार्य, वरना तो उस सदस्य को दल की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया जाएगा। पांचवा, ये राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करना चाहते हो, ये बहुत जरूरी है। और यही अंतर हो जाता है राजनीतिक दल और दबाव समूह में, क्योंकि दबाव समूह भी ये सब काम करते हैं, लेकिन दबाव समूह अपनी कुछ निश्चित मांगों के लिए कुछ समय विशेष परिस्थितियों के अनुसार उभरते हैं और शांत हो जाते हैं। कुछ परमानेंट बने रहते हैं दबाव समूह, लेकिन उनका लक्ष्य सत्ता प्राप्त करना नहीं होता। और राजनीतिक दलों का लक्ष्य एन केन प्रकार सत्ता प्राप्त करना होता है। ये मुख्य लक्षण है दलीय व्यवस्था का। ब्रिटिश दलीय व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसको जानना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है,
क्योंकि दुनिया में यदि कहीं से दलीय व्यवस्था का विकास देखा जाता है तो उसकी शुरुआत ब्रिटेन से मानी जाती है। और ब्रिटेन की दलीय व्यवस्था को समझना इस दृष्टिकोण से हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। ब्रिटेन में दलीय व्यवस्था का विकास उस समय से देखा जा सकता है जब जॉन स्टुअर्ट काल में राजा एवं जनता में प्रभुत्व के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ। इससे पूर्व 1455 से 1485 तक वार ऑफ रोजेज के समय देश में दो प्रमुख दल थे। उस समय भी दल थे और वो दो प्रमुख दल कौन कौन से थे? एक तो लैंकास्ट्रियन तथा दूसरा मार्किस्ट। जॉन स्टुअर्ट काल में यही दो दल राउंड हेडर्स और कैवेलियर कहलाने लगे, यानी इनका नाम रूपांतरित हो गया राउंड हेडर्स और कैवेलियर में। 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद जब संसद की मान्यता स्वीकार कर ली गई तब दोनों दलों का फिर से पुनर्गठन हुआ और यह दल टोरी और व्हिग कहलाने लगे। टोरी टोरी दल जनता के पक्ष में था, यानी जो जनता से जुड़े हुए थे, जन भावनाओं से जुड़े हुए थे, तो टोरी जनता के पक्ष में, जबकि व्हिग दल व्यावसायिक क्षेत्रों का समर्थक था। उनके बीच धार्मिक भिन्नता भी थी। टोरी दल चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थक था, जबकि व्हिग दल एक डिस्टेंसर्स का पक्षपाती था, यानी इनका मत बदलता रहता था। इस प्रकार दोनों दलों में सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक भिन्नता थी। बाद में फिर इन दलों का रूपांतरण हुआ और टोरी दल जो था वो अनुदार दल कहा जाने लगा और जो व्हिग दल था वह उदार दल कहा जाने लगा। 19वीं सदी में दोनों दलों के संघर्ष से मजदूर दल का विकास हुआ, जिसका प्रभाव ब्रिटिश शासन व्यवस्था में आज भी है। यानी एक तरह से उदार दल के वर्चस्व को कम कर दिया इस मजदूर दल ने, और एक तरह से उदार दल का स्थान आज मजदूर दल ने ले लिया, लेबर पार्टी ने। ब्रिटिश दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, मैंने जैसा कि पहले भी कहा था आपको, यदि विश्व में कहीं दलीय व्यवस्था की शुरुआत मानी जाती है कहीं से, तो वह ब्रिटेन है। ब्रिटेन में सत्ता में मुख्य रूप से दो दलों की सहभागिता रही है और वे दो दल चाहे कोई भी रहे हो हर परिस्थिति, हर इस समय दो दल रहे हैं, टोरी और व्हिग, बाद में अनुदार दल, उदार दल, और अभी वर्तमान में अनुदार दल और मजदूर दल। जबकि भारत सहित बहुत से देशों में बहुदलीय शासन प्रणाली है, क्योंकि दुनिया में तीन प्रकार की दलीय व्यवस्था हमको देखने को मिलती है: एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। द्विदलीय व्यवस्था के उदाहरण अमेरिका और ब्रिटेन माने जाते हैं। बहुदलीय व्यवस्था में फ्रांस, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब बहुदलीय व्यवस्था के उदाहरण माने जाते हैं। और एक दलीय व्यवस्था में, जैसा कि आप लोगों को विदित है, चीन, क्यूबा, उत्तरी कोरिया, ये सब एक दलीय व्यवस्था वाले राष्ट्र कहलाते हैं। ब्रिटिश दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता, द्विदलीय शासन प्रणाली। वहाँ दो ही दलों में सत्ता हेरफेर होती रहती है, यानी सत्ता बदलती रहती है, चाहे वो पहले टोरी और व्हिग रहे हो, चाहे बाद में अनुदार दल और उदार दल रहे हो, और चाहे वर्तमान में अनुदार दल और मजदूर दल हो। यानी सत्ता में दो ही दलों की मुख्य भूमिका होती है। जैसा कि अमेरिका में आपने देखा होगा, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन्स में सत्ता बदलती रहती है। दूसरी विशेषता, कठोर दलीय अनुशासन। ब्रिटिश दलीय व्यवस्था बहुत कठोर दलीय अनुशासन से होकर गुजरती है। वहाँ कोई भी व्यक्ति दलीय अनुशासन का उल्लंघन नहीं कर सकता, और दल के अपने नियम होते हैं, दल के अपने कुछ सिद्धांत हैं जिनका अनुपालन करना सबके लिए आवश्यक है। तीसरी, दलों का कठोर संगठन। कठोर यानी
कहने का मतलब मेरे दलों में भी आपस में बहुत कठोर संगठन होता है। कोई भी दल अपने सिद्धांतों से, अपने विचारों से, अपने नियम से हटकर कोई काम नहीं करेगा। उनका अपना अनुशासन भी होता है। लोगों का अनुशासन तो होता ही है जो उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन दल का अपना भी अनुशासन होता है। और आपको तो पता ही है कि लोगों के अनुशासन से ही दल का अनुशासन बनता है। दलों में सैद्धांतिक एवं नीतिगत मतभेद, और जितने भी दल है, चाहे वो मजदूर दल हो, चाहे वो अनुदार दल हो, चाहे उदार दल हो, इन सब दलों में सैद्धांतिक और नीतिगत मतभेद होता है, जो इनको एक निश्चित विचारधारा के माध्यम से अलग अलग श्रेणी में रखने की कोशिश करता है। तो ये ब्रिटिश दलीय व्यवस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। वर्तमान में ब्रिटिश शासन व्यवस्था में 3 दल प्रमुख माने गए हैं। अभी वैसे तो और भी बहुत से दल हैं ब्रिटिश शासन व्यवस्था में, लेकिन उनकी भूमिका बहुत नगण्य है। वे सत्ता में इतने सहभागी नहीं है, उनका इतना वर्चस्व नहीं है। हाँ, 3 दल है: अनुदार दल कंजर्वेटिव पार्टी, उदार दल यानी लिबरल पार्टी, और श्रमिक दल यानी लेबर पार्टी। अब इन तीनों में भी अगर हम देखें तो इस समय जो प्रभावशाली जो दिखाई दे रहे हैं वो अनुदार दल और श्रमिक दल, 2 ही दल मुख्य रूप से भूमिका में हैं। उदार दल की भूमिका थोड़ी गौण हो गई है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी गौण हो गई है, और उसकी जगह श्रमिक दल यानी मजदूर दल आजकल उभर कर एक यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में इसकी भूमिका बहुत बढ़ गई है। तो ये ब्रिटिश शासन व्यवस्था में जो दलीय व्यवस्था है उसके संबंध में हमने यहाँ बात करने की कोशिश की, क्योंकि दलीय व्यवस्था को पढ़ना और समझना बहुत आवश्यक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव ही दलीय व्यवस्था के आधार पर टिकी हुई है, क्योंकि दल जनता को मुखर होकर अपनी बात रखने का, अपना नेतृत्व करने का और अपनी शासन व्यवस्था की योजनाओं को जनहित तक पहुंचाने का एक माध्यम है। सरकार और जनता के बीच में एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। इसलिए दलीय व्यवस्था को समझना और विशेषकर लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसकी भूमिका बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अगर हम तानाशाही शासन व्यवस्था या कुलीन तंत्र की बात करें या हम राजतंत्र की बात करें तो वहाँ तो दल व्यवस्था का कोई मतलब ही नहीं, वहाँ इसकी कोई भूमिका ही नहीं होती। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में दल व्यवस्था की भूमिका बहुत बढ़ जाती है, इसलिए इसको इस नज़र से समझना बहुत आवश्यक है। तो आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये व्याख्यान पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए। आप सभी को धन्यवाद।